स्टार्ट करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कि आपके चैप्टर नंबर 6 में है। एनसीईआरटी वर्ल्ड वाले बुक से चैप्टर नंबर 6 क्लास 12। ये एपिसोड नंबर फर्स्ट, एपिसोड नंबर 2 के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 एपिसोड में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने वर्ल्ड वाले बुक से 2 चैप्टर करा दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, 3 चैप्टर करा दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर। ये छठा चैप्टर है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे को थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ना है। नॉलेज के लिए पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन नहीं पढ़ो सो भी अच्छा है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो सीबीएसई की मैं बात करूं तो सीबीएसई का जो फर्स्ट टर्म में जो भी आने हैं चैप्टर, उसमें से वर्ल्ड वाले बुक में 3 चैप्टर लिया गया है, जिसमें 2 चैप्टर मैंने करा दिया है और ये तीसरा चैप्टर है। और टर्म फर्स्ट में ही जो इंडिया वाले बुक से 3 चैप्टर लिया गया, उसमें 1 चैप्टर मैंने करा दिया है, 2 चैप्टर और बच रहे हैं। ठीक है, तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, सीधा डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप कि बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, और विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को समझना और समझना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा नंबर आने वाला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या? अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है एक संगठन है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है बहुत सारे देश मिलाकर बनाए हैं। ठीक है, उसी को अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे टिक कर लेना आप। उसके अगर अलग भाषा में अगर समझे, अलग परिभाषा में समझे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, तो यह एक ऐसी संस्था है जो विश्व के बहुत सारे देशों ने, विभिन्न देशों ने मिलकर बनाया है और काम करता है। बहुत सारे देश मिलकर काम करता है। इसके सदस्य भी अधिक होते हैं और इनका कार्य क्षेत्र भी अधिक होता है, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड इनका कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ी। तो विश्व में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि उसका निपटारा या उसका सॉल्यूशन जो है कोई एक देश नहीं कर सकता है। इसी की वजह से सभी देश को लगा कि नहीं, एक संगठन की जरूरत है, तो तब अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया लीग ऑफ नेशन, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो वो भी हम आगे समझेंगे। तो आपने समझ लिया अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों है। कुछ ऐसे समस्याएं जिसका निपटारा कोई भी अकेला देश अगर चाहे तो वो नहीं कर सकता है, इसलिए संगठन की वैश्विक स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूरत है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य क्या है। आपसे अगर पूछेगा यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अभी जो है वो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। उसका उद्देश्य पूछेगा तो इतना आपको लिखना है। बिहार बोर्ड में पूछेगा, इतना लिख दिया आपने, 4 नंबर आपको फुल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों को इसीलिए ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य क्या है, और 4 ऑप्शन दे देंगे। 4 ऑप्शन में इसमें से कोई दे देगा, और एक दे देगा आतंकवादी को बढ़ावा देना, चाहे जलवायु पे ध्यान नहीं देना, चाहे और भी कुछ दे सकता है। तो आपको इस तरह से जानना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य क्या है। तो अगर आपने उद्देश्य जान गया, उसके अलावा जो भी होगा उसका उद्देश्य नहीं होगा, सिंपल बात है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य है विश्व में शांति स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े हैं बहुत सारे, एक देश दूसरे देश से जो किसी भी पानी विवाद से, सीमा विवाद से जो भी हो, तो उसका मध्यस्थता का काम करता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जैसे अभी मान लो कोई भी देश अगर एक दूसरे देश लड़ती है बॉर्डर को लेके, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सॉल्व किया जाता है। वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है सॉल्व करता है। झगड़ों को शांतिपूर्ण जो है सुलझाना इस संगठन का उद्देश्य है। विभिन्न देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर समझौता करवाना, विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग का राह दिखाना, और शत्रुता के दायरे को कम करना, या दुश्मनी के दायरे को कम करना, या शांति बनाए रखना, मेनली इसका ये पर्पस है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करना, ये सारा चीज़ जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या है, उद्देश्य है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमने जान लिया क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है ये भी मैंने जान लिया। किसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है अभी हमारा यूएनओ है, यूएनओ को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोलते हैं। तो यूएनओ जो है, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, इसको जो है लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी माना था। यानी कि लीग ऑफ नेशन को नाम चेंज करके या बदल के संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संघ था वो था लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन कब बना ये बताता हूँ। लीग ऑफ नेशन जो बना 10 जनवरी 1920 को बना। तो क्यों बना ये समझने की है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो लीग ऑफ नेशन जब 1914 से लेकर 1918 तक जो विश्व युद्ध चल रहे थे,
तो बहुत सारे देश को रियलाइज़ हुआ यार इसको ख़त्म करने के लिए, इस समस्या को ख़त्म करने के लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुत सारे देश को मिला के एक संगठन बनाने की ज़रूरत है। तब उन्हें बनाया था लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 को। ये आप जो टाइम पीरियड देख रहे हो 1914-1918 के बाद रियलाइज़ हुआ और सब देश को तब बनाया गया। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे वुडरो विल्सन। ये 7वां या 14वां राष्ट्रपति थे अमेरिका के। और उस समय लीग ऑफ नेशन का जो मुख्यालय था वह जिनेवा था। जिनेवा जो है एक शहर है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया गया था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुई तो बहुत सारे देश को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई नहीं, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत है ताकि ऐसा दोबारा मामला ना आए, यानी कि दूसरा वर्ल्ड वार ना छिड़े। लेकिन लीग ऑफ नेशन को रहते हुए भी द्वितीय वर्ल्ड वार हो जाती है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार होता है तो सबको लगता है नहीं यार लीग ऑफ नेशन में कुछ चेंजिंग की ज़रूरत है। तब सेकेंड वर्ल्ड वार के समय लीग ऑफ नेशन में चेंजिंग किया जाता है और लीग ऑफ नेशन का नाम चेंज कर संयुक्त राष्ट्र संघ किया जाता है, ठीक है। तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है जिसका स्थापना 1945 में हुआ। मैं डेट ही बताता हूँ, 24 अक्टूबर। ये आपको ध्यान रखना है, 24 अक्टूबर 1945 ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही, ठीक है। यहाँ पे 24 अक्टूबर लिखा है, वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया। सदस्य जो है 193 है। और जो अभी की बात हो रहा है, अभी तक 193 सदस्य हैं। जो लास्ट सदस्य हैं वह साउथ सूडान है। कौन है? साउथ सूडान। अब देखो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका स्थापना जो हुआ था उस समय 51 देश ने किया था। 51 देश कहने का मतलब है कि 51 देश के द्वारा एक चार्टर पे साइन करके, ठीक है। 51 देश के द्वारा। अभी तो 193 है, लेकिन उस समय जब लीग ऑफ नेशन यहाँ पे बना था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में, उस समय एक घोषणा पे दस्तखत करके स्थापित किया गया था। उस समय 51 देश था, ठीक है। और अगर बात करें अभी कहेगा सदस्य देश की संख्या तो 193 है। और ये इसमें लास्ट सदस्य है साउथ सूडान, ठीक है। अब देखो भारत कब बना? तो 24 अक्टूबर 1945 के जस्ट 6 दिन बाद, यानी 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, ठीक है। अब देखो, और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो है एक यूएसए का यानी अमेरिका का एक शहर है, ठीक है। तो ये आपने संयुक्त राष्ट्र संघ का ऊपर वाली बात समझ लिया। अब आपको समझना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग हैं, मैंने यूएनओ का एक वीडियो बनाया है सेपरेट 5 से 6 मिनट का। उसमें बताया था कि यूएनओ के जो ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन यानी प्रमुख अंग जो है वह 6 हैं। पहला है सुरक्षा परिषद, दूसरा सचिवालय, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तीसरा महासभा, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 5वां न्याय परिषद। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग कौन कौन हैं? तो ये सारे हैं। अब सब्जेक्टिव पूछेगा तो, लेकिन सीबीएसई में सब्जेक्टिव तो इस चैप्टर से आने नहीं है, तो आपसे क्या पूछेगा कि इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 प्रमुख अंग है? तो इसमें से 3 कोई दे देगा, एक चौथा कोई डिफरेंट दे देगा आपको, ठीक है। तो ऐसे आपको फंसाया जा सकता है। तो आपको 6 याद रखना है ताकि आप सही करके आएँ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बुक पढ़ना जरूरी है। अगर बुक नहीं पढ़ते तो वीडियो देख के नोट्स बनाना जरूरी है। अब देखो सुरक्षा परिषद के बारे में सिर्फ डीपली हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 6 प्रमुख अंग जैसे देखा था हमने, तो इसमें सभी को सिंगल नहीं देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सुरक्षा परिषद है। तो सुरक्षा परिषद को जानते हैं। सुरक्षा परिषद जो है इसमें 2 तरह के सदस्य हैं, एक अस्थाई एक अस्थाई, अस्थाई और एक अस्थाई। अपने नोटबुक में लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ बस, ठीक है। अब जो अस्थाई सदस्य है उसमें 5 सदस्य हैं। अस्थाई सदस्य में 5 हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। जो अस्थाई सदस्य हैं उसमें 10 सदस्य हैं, यानी 2-2 साल में ये सदस्य चेंज होते रहते हैं। तो भारत अभी तक 7 बार अस्थाई सदस्य बना है। अस्थाई सदस्य में सिर्फ ये 5 ही हैं। तो अस्थाई सदस्य बनने में क्या है, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें एक स्पेशल तरह का पावर होता है, यानी वीटो पावर होता है इसके पास, यानी निषेधाधिकार का कह सकते हो उसे। तो ये वीटो पावर क्या होता है? मान लो कोई भी देश को अगर अस्थाई सदस्य बनाना है, मान लो भारत को अस्थाई सदस्य बनाना है, तो अगर इसमें से मान लो ये 3 एक 4 ये सहमति है कि हाँ चलो भारत को अस्थाई सदस्य बनाया जाए, लेकिन
एक सदस्य अगर अपना वीटो यानी स्पेशल पावर का यूज़ कर दिया कि नहीं भारत, ये असहमति जता दिया, तो इसका मतलब भारत नहीं बनेगा। इसमें ये नहीं होता है 3-2 का वोट चाहे कुछ भी, एक भी सदस्य अगर नकार दिया कि ये ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है। तो अब समझ सकते हो भारत चीन का दुश्मन है, तो भारत को कभी नहीं चाहेगा कि हमारे पावर के सामने मतलब इक्वल में आए, तो इसीलिए भारत नहीं बनता है। और भी रीज़न है, G4 एक कंट्री है, उसके वजह से भी भारत नहीं बनता है। G4 के लिए अगर बोलोगे तो अलग से हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब चलो, वीटो का प्रयोग करके अस्थाई सदस्य जो है किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है या सीमित कर सकता है। मैंने बताया एक भी सदस्य अगर चाहे तो किसी भी प्रस्ताव को आगे जाने से रोक सकता है यानी सीमित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि तीन वोट दे दिया, 2 वोट दे दिया तो 3 वाले की जीत हो जाएगी, 3 की बात हो मान ली जाएगी, ऐसा नहीं होता। वीटो पावर है यानी एक भी नकार दिया तो नकार दिया, तो ये है वीटो पावर का फ़ायदा। तो ये सब मिसयूज भी करते हैं। अगर हम वीटो पावर यूज की बात करें तो चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। वीटो पावर अभी तक जो भारत है 2017 की डाटा तक की बात करें, जब से बना, भारत नहीं, जब से बना यानी 1945 से 2017 तक अमेरिका जो वीटो पावर का यूज़ किया है अभी तक 83 बार किया है। 83 बार वीटो पावर का यूज़ किया है, किसी चीज़ को नकारा, कोई चीज़ मतलब वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, एक भी बार किया। तो फ्रांस ने जो वीटो पावर का यूज़ किया है वह 18 बार किया है। सबसे ज़्यादा जो किया है वह किया है रूस जो किया है 122 बार वीटो पावर का यूज़ किया है, किसी चीज़ में असहमति जताया है। चीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 ही बार किया है। वैसे अभी 2017 तक की बात करें तो 11 बार किया है, ठीक है। 4 बार जो मैंने बताया वह शीत युद्ध के लास्ट तक 1991 तक की बात था। और ब्रिटेन जो है यूज़ किया था वह अभी तक 32 बार वीटो पावर का यूज़ किया है। तो मैंने ये मोटा तौर पे नॉलेज के लिए बता दिया। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछता है ये क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखेंगे, अपना डाटा तैयार कर लेंगे मैंने जैसे बोला है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है। देशों के विवादों को सुलझाना, देशों यानी विभिन्न देशों के बीच में, आप ऐसे लिखोगे, मैं तो समझ जाता हूँ देशों लिखा हुआ है तो बहुत सारे देशों के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में, ठीक है, भिन्न भिन्न देशों के बीच में विवादों को सुलझाना, यानी विश्व में शांति बनाए रखना या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर एक देश में ऐसा व्यवस्था लाना, ऐसा काम करना कि उस सुरक्षा परिषद का काम ही होता है विश्व में शांति स्थापित करना। और ये भी उनका काम है सुरक्षा परिषद का कि जो भी देश अगर शांति को भंग करता है तो उसको सजा दे, ठीक है। तो ये सब किसका काम है, सुरक्षा परिषद का, ठीक है। अब चलो, अब कहाँ चलो, अब आगे चलो। अब इसमें कुछ बदलाव के लिए मांग भी उठाया जाता है। क्या मांग उठाया जाता है, कहता है कि इसमें भाई सुधार करो। क्या सुधार करो, क्योंकि जो यूएनओ बना था संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में बना भाई, लेकिन 1945 में जब बना और शीत युद्ध का दौर चला, 1991 में शीत युद्ध का दौर ख़त्म हो गया। तो भाई शीत युद्ध का दौर ख़त्म हुआ, बहुत सारे चीज़ में बदलाव हुए, तो इसमें परिवर्तन करो। सिंपल ये कहने का मतलब है कि यानी अभी तक 1945 में जो बना था 5 अस्थाई 10 अस्थाई उसी पे चल रहे हो, यानी बहुत सारी दुनिया चेंज हो गई लेकिन तुम चेंज नहीं होगे, सुधरोगे नहीं, तुम पतित हो क्या। तो यही कहा जा रहा है यूएनओ को कि भाई सुधार किया जाए। सुधार करने का मतलब है कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, उसके बाद विश्व में बहुत सारे परिवर्तन आए, विश्व में बहुत सारे चुनौतियां भी आई। तो क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या चुनौतियाँ आई, ये भी आप देख लो भाई। क्यों सुधार की मांग की जाती है कि विश्व युद्ध समाप्त हो गया, शीत युद्ध के चक्कर में, शीत युद्ध के समय 1945 में बना, शीत युद्ध 1991 में ख़त्म हो गया, शीत 1991 में ख़त्म हुआ, तो उसके बाद विश्व में बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे चुनौतियाँ आई। तो क्या चुनौतियाँ हैं ये भी देख लेते हैं। विश्व में बदलाव पहले देख लो। सोवियत संघ का बाबू 1991 में विघटन हो गया, आपको ही पता है अगर फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़े हो। एक ध्रुवीय विश्व प्रारंभ हो, यानी अमेरिका एक वर्चस्व बन गया, एक ही शक्ति का केंद्र रह गया। चीन में भी तेज़ी से विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, ठीक है। और एशिया की अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विकास हुआ। इन सभी चीज़ों में बदलाव हुआ, और तो फिर क्यों नहीं बदलाव किया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कार्य प्रणाली है उसमें, ये आवाज़ उठाया जा रहा है। मैंने चुनौती भी बोला था, तो चुनौती भी देख लो। क्या चुनौती है, आतंकवादी बढ़ा, जलवायु परिवर्तन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गृह युद्ध होना शुरू हो गया है बहुत सारे देशों में, परमाणु हथियार का प्रसार हो रहा है, पर
पर्यावरण जो है विनाश हो रहा है, महामारी आ रही है। तो ये सब अगर चुनौतियाँ और बदलाव हुए तो यही इसीलिए मांग उठ रहा है कि यार इतना बदलाव हुए, इतने चुनौतियाँ आई, तो भाई क्यों नहीं इसमें भी बदलाव किया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्यों ना बदलाव किया जाए। ठीक है, इसीलिए मांग उठ रहा है। जब विश्व में इतने बड़े बदलाव और चुनौती आई तो यूएनओ में भी बदलाव जरूरी महसूस किया गया। ठीक है, अब देखो यूएनओ आज भी वैसा ही है जैसा 1945 में था, लेकिन इसमें क्या हुआ, 1945 में 51 सदस्य था, लेकिन अभी 193 सदस्य है, बस यही है डिफरेंट बस। लेकिन सदस्य तो बढ़ गए, लेकिन कार्य प्रणाली में चेंजिंग नहीं आया। तो कार्य प्रणाली में ही तो चेंजिंग लाना है, इसीलिए तो मांग उठ रही है। उसके बाद क्या स्टेप लिया गया जब यह मांग उठा तो सुधार की निम्न मांग, क्या क्या मांग उठाई गई। यूएनओ के जो न्यायाधिकार क्षेत्र है उसमें जो आने वाले न्यायाधिकार क्षेत्र हैं उसके मुद्दों को बढ़ाना, यानी अपने क्षेत्रों को बढ़ाना। यूएनओ की जो बनावट है उसमें बदलाव करना, जैसे कितने मेंबर हैं, यानी नए नए मेंबर को ऐड करना, किसी को किसी मतलब सदस्य देश को प्रिविलेज देना जो भी कमज़ोर है। ठीक है, या जो कार्य प्रणाली चल रही है उसमें हर एक देशों की साझेदारी सही होनी चाहिए। वीटो वाले देशों की संख्या कह रहा है कि भाई 5 उस समय था, इतना देर से तो बहुत सारे देश ने ग्रो किया, भाई उसको भी वीटो पावर में लाओ। ठीक है, क्योंकि ये सब मिसयूज भी कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद में नए देशों को करना का मांग उठाया जा रहा है कि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी और अस्थायी है, पहले तो वीटो में बढ़ाओ ही, उसके साथ साथ अस्थायी वाला में भी बढ़ाओ, अस्थायी और अस्थायी दोनों में बढ़ाओ। उसके बाद कहता है कि यूएनओ के कार्य करने की तरीका को बदलो, इसीलिए बदलो कि जो अब इसमें अमेरिका का वर्चस्व दिख रहा है, तो और भी स्टेट से और भी कंट्री से जो है सदस्य को इसमें लो, किसी भी चीज़ को काम करने में उससे राय विचार लो। तो ये सब कहा जा रहा है, ये सब मांग उठाया जा रहा है। जब मांग उठाया गया तो उसके बाद, इसी मांग के बाद देखते हुए 1992 में यूएनओ में एक सभा हुई जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, पास किया गया। और इस प्रस्ताव के साथ ही प्रस्ताव में जो है 3 मुख्य शिकायत थी। क्या क्या शिकायत थी बाबू, तो वो शिकायत था कि सुरक्षा परिषद जो है, ठीक है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको जो है विश्व वर्तमान राजनीतिक में स्थिति की नुमाइंदगी नहीं करता है। यहाँ पे कुछ मुझे टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। सुरक्षा परिषद विश्व वर्तमान राजनीतिक, नो गलत है, सुरक्षा परिषद अब, यहाँ पे गलत कर लेना आप, सुरक्षा परिषद जो है अब जो है राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। आप मैंने जो बोला है वो लिखना आप, ठीक है। सुरक्षा परिषद अब जो है उस समय अच्छी कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो गलत कर रही है, यानी अब राजनीतिक जो वास्तविकता है उस पर काम नहीं करती है, ठीक है। उसमें उनका कहीं ना कहीं लोभ दिखता है सुरक्षा परिषद के जो भी मेंबर हैं। अब देखो कहता है इनके फैसले जो है पश्चिमी देशों के हित में होता है। जो वीटो पावर वाले लोग हैं ज़्यादातर पश्चिमी देश के हैं, ठीक है, जो भी डिसीजन लेते हैं अपने हित को देखते हुए लेते हैं। तो इनका ये भी प्रस्ताव में शिकायत था, और शिकायत है कि सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधि नहीं है, यानी कि हर एक महादेश से जो प्रतिनिधि है वह समान नहीं है। जैसे कि अभी मैं आपको अगर जनरल व्यूज़ के लिए बता दूं, जैसे कि एशिया की बात करें तो एशिया से 2 है, चीन और रसिया। रसिया तो यूरेशिया में आता है, एशिया और यूरोप दोनों का भाग है। और अगर अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इसमें से एक भी सदस्य जो है अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। इसीलिए मांग उठाया जा रहा है कि एशिया से है और भी कंटिनेंट से है, जो 7 कंटिनेंट है उसमें से सब कंटिनेंट से है, लेकिन 2 कंटिनेंट से क्यों नहीं है, उससे भी बनाया जाए, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका से भी बनाया जाए, ठीक है। चलो तो ये देख लिया आप। जब ये प्रस्ताव पारित की गई और उसमें शिकायत की गई, उसके बाद एक मानदंड आता है। मानदंड क्या आता है, ये 1997 में यूएनओ के जो महासचिव होते हैं कॉफी अन्नान, वह एक जांच शुरू करते हैं। उसके बाद सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के लिए, यानी कि कोई भी सदस्य तब अस्थायी सदस्य बन जा सकता है सुरक्षा परिषद का। अस्थायी सदस्य सीधे दिमाग में आना चाहिए, वीटो पावर वाला, ठीक है। अस्थायी में 5 सदस्य और अस्थायी में 10 सदस्य, याद आ रहा है, भूलना मत, पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। उन्होंने अस्थायी सदस्यता के लिए एक मानदंड सुझाया कि इतने अगर कोई भी कंट्री फुलफिल कर रही है तो वो अस्थायी सदस्य बनने लायक है, लेकिन ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट में नहीं आया अभी तक। कह रहा है कि बड़ी आर्थिक शक्ति अगर है तो वो क्या, ये सभी चीज़ होना चाहिए, एक से नहीं चलेगा काम। बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, बड़ी जनसंख्या होनी चाहिए, बड़ी भूभाग होना चाहिए, विशाल सैन्य ताकत होना चाहिए, यूएनओ की बजट में ज़्यादा योगदान होना चाहिए,
लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए, सांस्कृतिक विविधता होना चाहिए। तो ये सारे आपको नहीं लग रहा है INDIA, इंडिया में ये सारे चीज़ हैं। आर्थिक भी हम लोग शक्ति में, जनसंख्या भी है, भूभाग भी है, भाई विशाल सेना भी है, यानी हम लोग बजट भी बहुत अच्छा देते हैं, लोकतंत्र भी हमारे यहाँ, मानवाधिकार का सम्मान भी करते हैं, हमारे यहाँ संस्कृति का तो पूछो ही नहीं, विविधता ही विविधता है। ठीक है, तो आपको लगता है ये सब चीज़ें फुल करने के बाद भी हम नहीं बन पा रहे? क्यों नहीं बन पा रहे? कि वीटो पावर वाले जो एक भी कोई देश है वो हमारे अगेंस्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए भारत वीटो पावर कंट्री यानी अस्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। लेकिन समझा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनते हैं, तो आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से नोट तैयार करना है, उसके बाद तो मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ही, टेंशन नहीं लेना है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड बैंक भी पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, यानी सेकेंड एपिसोड के साथ लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होप कि यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और इसमें हम लोग ये भी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अभी शुरुआत से लेकर अभी तक महासचिव कौन कौन से के हुए। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे पूछ देता है। ठीक है, सो होप कि वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि नया वीडियो आपके मोबाइल पे सबसे पहले जाए। तो वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।